नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप राइनोमी से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। सर्वोच्च न्यायालय ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का केंद्र का फैसला बरकरार रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए कहा, इससे एकता को मजबूती मिली जिसे भारतीय सर्वप्रिय मानते हैं और समझौते हैं। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत 2047 युवाओं की आवाज पहल की शुरुआत की। मध्य प्रदेश में भाजपा विधायक दल का नेता चुनने के लिए आज भोपाल में बैठक और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली में पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स का उद्घाटन किया। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक निर्णय में संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का केंद्र सरकार का फैसला बरकरार रखा है। इस अनुच्छेद के तहत पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा दिया गया था। केंद्र ने 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया था और राज्य को दो भागों में विभाजित करके केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर बना दिए थे। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 5 जजों की संविधान पीठ ने केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई के बाद ये फैसला सुनाया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 370 अस्थायी प्रावधान था और राष्ट्रपति को उसे निरस्त करने का अधिकार है। न्यायालय ने अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग करने और केंद्र शासित प्रदेश बनाने के फैसले को बरकरार रखा। न्यायालय ने कहा कि जम्मू कश्मीर के अन्य राज्यों से अलग कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं है और भारतीय संविधान के सभी प्रावधान जम्मू कश्मीर पर लागू होते हैं। संविधान पीठ के अन्य 4 जजों में न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, BR गवई और सूर्यकांत शामिल थे। न्यायाधीशों ने 3 अलग अलग निर्णय सुनाए, लेकिन अंतिम निर्णय एक मत से दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल किया जाना चाहिए। पीठ ने निर्वाचन आयोग को सितंबर 2024 तक चुनाव कराने का भी निर्देश दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यायालय के फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए सोशल मीडिया पोस्ट कहा कि इससे जम्मू कश्मीर और लद्दाख की जनता के लिए आशा, प्रगति और एकता की घोषणा को पुनः बल मिला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अदालत ने पूरी सूझबूझ से एकता की उस भावना को मजबूत किया है जो भारत की जनता को पूरी तरह एक दूसरे से जोड़े और संजोए हुए है। प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को आश्वासन दिया कि उनके सपने साकार करने की सरकार की प्रतिबद्धता अटूट है। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि न सिर्फ प्रगति लोगों तक पहुंचे बल्कि अनुच्छेद 370 के कारण पीड़ित, सर्वाधिक वंचित और समाज के सीमांत वर्ग को इस फैसले के लाभ भी मिले। गृहमंत्री अमित शाह ने न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 निरस्त करने का दूरदर्शितापूर्ण फैसला किया था। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि उसके बाद से जम्मू कश्मीर में शांति और सामान्य स्थिति बहाल हुई। गृहमंत्री ने कहा कि आर्थिक वृद्धि और विकास ने कभी हिंसा से पीड़ित रहे लोगों के जीवन को नया अर्थ दिया है। उन्होंने कहा कि पर्यटन और कृषि क्षेत्र में समृद्धि से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के निवासियों की आय बढ़ी है। उन्होंने कहा कि सरकार नई पहल, अत्याधुनिक शिक्षा अवसंरचना के निर्माण और गरीबों को सशक्त बनाने के साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने के लिए क्षेत्र में कार्य करती रहेगी। कांग्रेस ने मांग की है कि केंद्र को जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने चाहिए और पूर्ण राज्य का दर्जा भी बहाल करना चाहिए। वरिष्ठ कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि अनुच्छेद 370 शुरू से ही अस्थायी था। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर संसद के बाहर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को ये बताना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में चुनाव कब होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि भारत के लिए यह सही समय है जब युवाओं को विकसित भारत बनाने के लिए इस अमृतकाल का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। विकसित भारत 2047 युवाओं की आवाज का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत के इतिहास में यही वो अवधि है जब देश एक बड़ी छलांग लगाने जा रहा है।
उन्होंने युवाओं से एक विकसित भारत बनाने की दिशा में काम करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि युवाओं का लक्ष्य और संकल्प इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए। इस अभियान का उद्देश्य भारत को विकसित बनाने के लिए देश के युवाओं को एकजुट करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति, संस्थान और संगठन को विकसित भारत की दिशा में कार्य करने का प्रण लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसी पीढ़ी तैयार करनी होगी जो आने वाले वर्षों में देश का नेतृत्व करने और उसे दिशा देने में सक्षम होगी। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि युवा शक्ति बदलाव की वाहक है और बदलाव की लाभार्थी भी है। श्री मोदी ने इस कार्यशाला के आयोजक सभी राज्यपालों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि शिक्षा संस्थानों की भूमिका व्यक्तियों को विकसित करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केवल व्यक्तियों के विकास से ही राष्ट्र निर्माण हो सकता है। सरकार ने आज बताया कि वर्षों तक किए गए उपाय खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखने में सहायक साबित हुए हैं। लोकसभा में आज पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में मुद्रास्फीति दर 5.4% पर बनी हुई है। इस वर्ष अक्टूबर महीने में ये दर नियंत्रित सीमा यानी 4.4% दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि अक्टूबर महीने में दर्ज मुद्रास्फीति दर पिछले 43 महीनों में सबसे कम दर्ज की गई है। श्री चौधरी ने बताया कि सरकार ने एलपीजी सिलेंडर के दाम घटाने और सब्जियों की कीमत कम करने जैसे कई कदम उठाए हैं। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने आज से प्रभावी 8 सदस्यों वाले उपाध्यक्ष पैनल का पुनर्गठन किया। इस पैनल में भारतीय जनता पार्टी की कांता कर्दम, सरोज पांडे और डॉक्टर सीएम रमेश, समाजवादी पार्टी की जया बच्चन, शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी, कांग्रेस के अखिलेश प्रसाद सिंह, डीएमके के तिरुचि सिवा और आम आदमी पार्टी के सुशील कुमार गुप्ता शामिल हैं। इसकी घोषणा राज्यसभा के सभापति ने शून्यकाल में की। ये सदस्य अब सभापति या उपसभापति की अनुपस्थिति में सदन की कार्यवाही का संचालन करेंगे। मध्य प्रदेश में आज शाम भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में राज्य के नए मुख्यमंत्री का नाम तय हो सकता है। मालूम हो कि मध्य प्रदेश विधानसभा में भाजपा ने सबसे बड़े दल के रूप में अभी तक अपना नेता नहीं चुना है। लोकसभा में 2020 और 2021 के वित्त वर्ष के लिए अतिरिक्त अनुदान मांगों और 2023-24 के लिए पहले भाग के अनुदान अनुपूरक मांगों को विचार और पारित करने के लिए प्रस्तुत किया गया है। चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने जनगणना का मुद्दा उठाते हुए कहा कि सरकार की ओर से जनगणना कराने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। श्री गोगोई ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए अधिक धनराशि आवंटित करने की भी मांग उठाई। उन्होंने सशस्त्र बल कर्मियों के लिए दिव्यांगजन पेंशन के नए नियम पर भी सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार सैनिकों को पर्याप्त सम्मान देने में असमर्थ है। भाजपा के डॉक्टर निशिकांत दुबे ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा 1990 तक लाइसेंसिंग और कोटा प्रणाली अपनाने का सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि अब सभी कंपनियों और व्यवसायियों के फलने फूलने के अवसर उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और ये दुनिया के लिए आशा की किरण है। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज नई दिल्ली में खेलो इंडिया पैरा गेम्स का औपचारिक उद्घाटन किया। ये खेल पहली बार आयोजित किए जा रहे हैं। 8 दिनों के इस आयोजन में 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों सहित सेना खेल नियंत्रण बोर्ड के 1400 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे। पैरा एथलेटिक, निशानेबाजी, तीरंदाजी, एथलेटिक्स, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, भारोत्तोलन सहित 7 स्पर्धाओं में भाग लेंगे। इस खेलों का उद्देश्य महत्वाकांक्षी पैरा एथलीटों को पैरा खेलों में करियर बनाने और कौशल दिखाने का अवसर उपलब्ध कराना है। खेल मंत्रालय ने कहा कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को व्यापक चिकित्सा सुरक्षा मिलेगी। चिकित्सा सुरक्षा में आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं, मौके पर डॉक्टरों के दल और आवश्यक स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंच शामिल है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी पूर्व राष्ट्रपति को श्रद्धांजलि दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ठाकुर ने कहा कि प्रणब मुखर्जी एक कुशल राजनेता थे जिन्होंने देश के लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुए। नमस्कार।